हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का ESI सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिफॉर्म्स के अंडर रूरल बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कवर किया था। अब इस वीडियो में हम रूरल बैंकिंग के रिलेटेड नाबार्ड के कुछ इनिशिएटिव्स डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला इनिशिएटिव है नैफिन्स, दैट इज नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो 2009 में शुरू किया गया था। ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली नाबार्ड प्रमोट कर रहा है। अब फ्रेंड्स, मार्केट में इतने सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होने के बाद नाबार्ड को एक नया इंस्टीट्यूशन क्यों डालना पड़ा? ये इंस्टीट्यूशन नाबार्ड ने एज ए मॉडल निकाला है ताकि बाकी माइक्रो फाइनेंस इस इंस्टीट्यूशन से सीखे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए और लोगों को हम कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन कैसे दे सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नैफिन्स माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड सेट करने के लिए निकाला है। नाबार्ड इसे फंडिंग प्रोवाइड करता है और ये इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फेडरेशन को भी लोन प्रोवाइड करता है। इसमें नाबार्ड का शेयर तो है ही, लेकिन बाकी लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और फिर धनलक्ष्मी बैंक। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। NABARD, while promoting NAFINS, has envisaged that NAFINS shall evolve into a model microfinance institution to set standards of governance among the microfinance institutions, operate with exemplary levels of transparency, and operate at a reasonable moderate rate of interest. It is NBFC MFI which commenced its operation in November 2009. NABARD is a major shareholder in this MFI, others being Government of Karnataka, Canara Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Federal Bank, and Dhanlaxmi Bank. NAFINS extend loans to SHGs through its own trained business and development correspondents. NAFINS also extend loans to other second-level organizations like Federation as well. NABARD is continuing its refinance assistance to NAFINS. नेक्स्ट इनिशिएटिव है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP, जो 2006 में लाई गई। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम में बैंक SHG को लोन देती है जिससे SHG इनकम जनरेट कर सके, लेकिन SHG के मेंबर स्किल ना होने की वजह से वो उस लोन का अच्छे से यूज़ करके इनकम जनरेट नहीं कर पाती। इसलिए नाबार्ड ने ये प्रोग्राम लाया जहां SHG मेंबर का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है, और ये काम करवाने के लिए नाबार्ड इस प्रोग्राम के अंडर उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट भी प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया प्रोग्राम? So NABARD since 2006 has been supporting need-based skill development programs for matured SHGs which already have access to finance from banks. MEDPs are on location skill development training programs which attempt to bridge the skill deficit or facilitate the optimization of production activities already pursued by the SHG members. Grant is provided to eligible training institutions to provide the skill development training in farm, off-farm, service sector activities. नेक्स्ट इनिशिएटिव है लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो 2015 में लॉन्च किया गया था। अब फ्रेंड्स, लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बस नॉर्मल ट्रेनिंग देके SHG को छोड़ देने से यहाँ कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया। इसलिए ये नया प्रोग्राम लाया गया। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को इनहैंड ट्रेनिंग दी गई कि बिजनेस कैसे किया जाता है, जिसे हम इंटेंसिव ट्रेनिंग बोलते हैं। साथ ही उन्हें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में भी मदद किया गया है, यानी कि उन्हें बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ कम दाम से मिल सके वो बताया गया, और उनका फिनिश प्रोडक्ट दुकान में कैसे बेच सकते हैं वो भी सिखाया गया। साथ ही ये सब लिंकेजेस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें सपोर्ट दिया गया। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। As skill upgradation trainings alone have limited impact on livelihood creation among the SHG members, it was thought prudent to create sustainable livelihoods among SHG members and to attain optimum benefit out of skill upgradation and a new scheme titled Livelihood and Enterprise Development Program, which was launched in December 2015. It envisages conduct of livelihood promotion programs in clusters. There is provision for intensive training for skill building, refresher training, backward forward linkages, and hand-holding and escort supports. It also encompasses the complete value chain and offers end-to-end solution to the SHG members. अब नेक्स्ट प्रोग्राम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ वुमेन SHGs इन बैकवर्ड एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ये 2012 में लॉन्च की गई। अब फ्रेंड्स, लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था
कि एसएचजी के मेंबर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि बिजनेस कैसे करना है और साथ ही उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन वो मॉडल बैकवर्ड रीजन्स में इतना इफेक्टिव नहीं रहता। सो नाबार्ड ने उन रीजन्स के लिए एक अलग से प्रोग्राम निकाला था। इसमें एक एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करती है। वो इन एसएचजी के मेंबर्स को बिजनेस कैसे करने की ट्रेनिंग तो देती है, लेकिन उसके साथ और भी मदद करती है। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बिजनेस से लोन लिया है उसकी रीपेमेंट की गारंटी ये एजेंसी देती है। साथ ही एसएचजी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने के लिए ये एजेंसी खुद मार्केटिंग करती है। समझ रहे हो ये एजेंसी इसमें कितना इन्वॉल्व है। अब इस एजेंसी को इतना करने से क्या मिलता है? गवर्नमेंट ने नाबार्ड के अंडर ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए 500 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है। उस फंड से इन एजेंसी को हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करने के लिए 10,000 दिए जाते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। A scheme for promotion and financing of women's self-help groups in association with Government of India is being implemented across 150 backward and left-wing extremism affected districts of the country since March-April 2012. The scheme aims at saturating the districts with viable and self-sustainable women SHGs by involving anchor agencies who shall promote and facilitate credit linkage to these groups with banks, provide continuous handholding support, enable their journey to livelihood and also take the responsibility for loan repayments. Under the scheme, in addition to working as a SHPI, the anchor agencies are also expected to serve as a banking business facilitator for the nodal implementing banks. Then to facilitate the implementation of the program, an exclusive fund with the Women SHG Development Fund was set up by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India in NABARD with a stated corpus of rupees 500 crore, grant support at the rate rupees 10,000 per SHG to the anchor agencies, and also the cost of publicity, training and other capacity building initiatives is made out of this fund. अब नेक्स्ट हम नाबार्ड का फंडिंग इनिशिएटिव कवर करेंगे, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। ये फंड नाबार्ड के अंडर क्रिएट किया गया था 1995-96 में। इस फंड में इनिशियल कॉर्पस था 2000 करोड़, लेकिन ये अमाउंट बढ़ते जाता है। इस फंड में दो सोर्सेज से अमाउंट आता है। एक तो आपको पता है कि बैंक्स को RBI से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स मिलते हैं। उन टारगेट्स को अगर कंप्लीट नहीं किया तो जितना टारगेट कंप्लीट नहीं किया उतना अमाउंट बैंक्स को इस फंड में देना पड़ता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल अपने बजट से कुछ अमाउंट डालते रहते हैं। अब इस फंड का यूज़ कहाँ होता है? इस फंड का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर और फिर रूरल कनेक्टिविटी के लिए। साथ ही इस फंड का यूज़ स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Government of India created the Rural Infrastructure Development Fund under NABARD in 1995-96 with an initial corpus of rupees 2,000 crore. The eligible activities to be financed under RIDF as approved by Government of India are classified under three broad categories: agriculture related sector, social sector and rural connectivity. The main objective of the fund is to provide loans to state governments and state-owned corporations to enable them to complete ongoing rural infrastructure projects. Domestic commercial banks contribute to the fund to the extent of their shortfall in stipulated priority sector lending to agriculture. Also, Government of India regularly contribute to the fund through budgetary allocations. और फ्रेंड्स, हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कवर किया, लेकिन कुछ एस्पिरेंट उसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF और नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF से कंफ्यूज होते हैं। सो चलिए इन दोनों फंड्स की भी ब्रीफ में आइडिया लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पहला है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 2015 में लॉन्च किया गया। इसके नाम से पता लग रहा है कि इस फंड का अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि ये फंड गवर्नमेंट के अंडर होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस फंड में बस 49% शेयर है। बाकी इन्वेस्टमेंट इंडिया और फॉरेन से आया है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनीज है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसके बाद HDFC ग्रुप और सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी द टेमासेक। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। National Investment and Infrastructure Fund is a Government of India backed entity established in 2015 to provide long-term capital to the country's infrastructure sector. The Indian government has 49% stake in NIF,
with the rest held by the marked foreign and domestic investors such as Abu Dhabi Investment Authority, the Temasek, and HDFC Group. NIF manages $4 billion of capital. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has already approved NIF as alternate investment fund. नेक्स्ट फंड हम समझने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो 2005 में निकाला था। इस फंड को समझते हैं। देखो, दो तरह के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, एक प्रॉफिटेबल और दूसरा नॉन प्रॉफिटेबल। अब नॉन प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो उन कंपनीज में डिस इन्वेस्टमेंट करती है, और डिस इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में डालती है। अब इस फंड का पैसा ऐसा ही नहीं रखा जाता। इस फंड को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने UTI, SBI और LIC को अपॉइंट किया है। ये एजेंसीज इस फंड को इन्वेस्ट करते हैं और उसे ग्रो करते हैं। उसे ग्रो करने के बाद जो हमें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम दो तरह से यूज़ करते हैं। उस प्रॉफिट का 75% हम सोशल सेक्टर स्कीम्स चलाने के लिए यूज़ करते हैं और बचा हुआ 25% हम वापस प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में यूज़ करते हैं। समझ रहा है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Government has constituted the National Investment Fund in November 2005, into which the proceeds from disinvestment of the central public sector enterprises were to be channelized. The corpus of NIF was to be permanent nature, and NIF was to be professionally managed to provide sustainable returns to the government without depleting the corpus. Selected public sector mutual funds, namely UTI Asset Management Company, SBI Funds Management Private Limited, and LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited, were entrusted with the management of the NIF corpus. As per the scheme, 75% of the annual income of the NIF was to be used for the financing selected social sector schemes which promote education, health, and employment. The residual 25% of the annual income of the NIF was to be used to meet the capital investment requirements of profitable and revivable PSUs. So friends, इसके साथ हमारा रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म्स का टॉपिक पूरा कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.